Hello friends, welcome to Mathify, our YouTube learning channel. This is our first lecture and we are initiating with class 12th physics and the first unit is electrostatics. लेकिन यूनिट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं. गाइस, लेक्चर्स सारे के सारे सिस्टमैटिक ऑर्डर में यूट्यूब में अपलोड होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको रिक्वायर होगा स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस शीट्स जो आप रेगुलर बेस पर सॉल्व कर सकें, और साथ ही साथ आपके कुछ डाउट्स भी होंगे. तो इसके लिए, इन सब के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप डिजाइन किया है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6263205679. आप इस नंबर पे अपना नाम, क्लास, स्कूल और पीसीएम या पीसीबी कौन से ग्रुप को आप बिलोंग करते हैं और लोकेशन, ये इंफॉर्मेशन इस नंबर पे सेंड कर दें. आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वहां पर आपको स्टडी मटेरियल, रेगुलर प्रैक्टिस शीट्स, और अगर आपका कोई डाउट है लेक्चर्स को लेकर तो वो डाउट आप अपना वर्बल या फिर ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्म में वहां पर आप प्लेस कर दें, या पर्सनल इस मैसेज इस नंबर पे भी प्लेस कर सकते हैं और उसका हम सॉल्यूशन या तो लेक्चर में देने की कोशिश करेंगे या फिर हम लाइव आएंगे इंस्टाग्राम वगैरह पर, उसमें आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और या फिर ग्रुप में अगर दिया जा सके तो वहीं पे वहीं उसका सॉल्यूशन हो जाएगा. तो ये प्लीज कर लें, ये जरूरी है. लेक्चर्स अटेंड करने के साथ ही साथ उसके जो साथ में आपको जो प्रैक्टिस करनी है, जो बुक्स यूज करनी है, वो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा. अब चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर. हमारा टाइटल पहले लेक्चर का है, जो पूरी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे आप नाम से ही समझते हैं. इलेक्ट्रो मीन्स रिप्रेजेंट्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स टू एट रेस्ट. So what we are going to study in this particular unit is charge at rest. What are the effects shown by an electric charge when it is at rest? सुनने में बहुत आसान लगता है और ऐसा लगता है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, अपने चारों तरफ क्या ही इफेक्ट देगा, दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल ही करेगा और क्या करेगा. लेकिन बहुत वाइड है दोस्तों ये यूनिट और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अपने अंदर कवर करती है. आपके 11th में आपने जितना 11th में पढ़ा हुआ, जितने टॉपिक्स हैं, लगभग हर टॉपिक का यूज इस यूनिट में होने वाला है और अच्छी खासी मैथमेटिकल स्किल भी डिमांड करती है. यानी कैलकुलस आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए. कैलकुलस में जो आपने 11th में होपफुली कर ली होगी, क्योंकि उसके बिना तो 11th में फिजिक्स आप ओवरकम नहीं कर सकते, और जियोमेट्री वगैरह और लॉजिकल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रैस्पिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. एक और बात मैं यहाँ पर ऐड कर दूं दोस्तों, छोटी छोटी बातें जो इस यूनिट में होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि वो अगर आपने एक भी छोटी सी बात पर भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया या आपको समझ नहीं आई, तो आप किसी बहुत बड़े चैप्टर या बहुत बड़े टॉपिक के में एक छोटे से पॉइंट पर स्टक कर सकते हैं, और अगर एक जगह आप स्टक कर गए तो आगे की बातें समझना मुश्किल हो जाता है. रटने की तो सोच भी नहीं सकते आप पूरे फिजिक्स को 11th और 12th में. यू कांट इवन थिंक ऑफ इट कि आप इसको क्रैम कर लेंगे. यू कांट डू इट, क्योंकि सीधे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे. क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होंगे, लॉजिकल होंगे, और सीधे थ्योरी पूछने की जगह पर सामने वाला थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है. तो जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगी अच्छे से थ्योरी, उसके पीछे के सारे रीजन, सारे लॉजिक, तब तक आप क्वेश्चंस का आंसर करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. तो बहुत ध्यान से इस यूनिट को ओवरकम करें. चलिए पहले टॉपिक पर आते हैं, और हमारा पहला टॉपिक है नामकरण. इलेक्ट्रिक चार्ज के नामकरण संस्कार करते हैं. तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, हिस्ट्री में अगर हम थोड़ा जाएं, सिर्फ अपने काम की बात हिस्ट्री, वैसे तो बहुत लार्ज हिस्ट्री है इलेक्ट्रिक चार्ज की, हम सिर्फ काम का लेते हैं. तो सबसे पहले बहुत पुराने जमाने में, कई सौ साल पहले ग्रीस में जो चरवाहे होते थे, वो चरवाहे भेड़ों को चराने के लिए एम्बर की वुड का यूज करते थे. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब एम्बर की वुड से हाँकते हैं भेड़ों को, या वूल के साथ वो रब होती है एम्बर की वुड, उसके साथ फ्रिक्शन होता है एम्बर और वूल के बीच में, तो एम्बर की वुड एक स्ट्रेंजली आसपास के जो स्मॉल बिट्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करने लगती है. साथ ही साथ वूल को भी अट्रैक्ट करने लगती है. इसके साथ साथ वूल भी कुछ इसी तरह का बिहेवियर शो करता है जब उनके बीच में फ्रिक्शन होता है.
इसके अलावा उन्होंने एक और मजेदार ऑब्जर्वेशन किया कि उस एम्बर की वुड को, जो फ्रंट पोर्शन जहां से रब किया गया था वूल को, जब उसको किसी के करीब लाया जाता है, किसी बंदे के करीब लाया जाता है या हल्का सा टच के जस्ट पहले रखा जाता है या टच किया जाता है, तो उस बंदे को एक इलेक्ट्रिक शॉक किस्म का लगता है और हल्का सा इलेक्ट्रिक स्पार्क भी कभी कभी डेवलप होता है। तो लोग इसको प्रैंक के तौर पे यूज करते थे, मजे लेते थे इससे, और इसलिए ये फिनोमेना जो है वो थोड़ा सा फेमस हो गया। अब दोस्तों, एम्बर को ग्रीस में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो आप जानते हैं। इट इज द ग्रीक नेम ऑफ एम्बर वुड। तो जो इफेक्ट एम्बर वुड शो करता है वूल से रब होने के बाद, वो फेमस हो गया इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के नाम से। लेटर ऑन ये पता चला कि दूसरे कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो कुछ इसी तरह का बिहेवियर शो करते हैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से रब करने पर। जैसे ग्लास को रब करें अगर आप सिल्क से, तो वो भी ऐसा ही बिहेवियर शो करता है, या फिर रबर को अगर आप रब करें कॉटन से, तो वो भी ऐसा ही बिहेवियर शो करता है, और ऐसी रेंज बढ़ती चली गई। तो थोड़ा बहुत इसमें डेवलपमेंट साइंस में या हमारे ऑब्जर्वेशन में, साइंस में तो नहीं, हमारे ऑब्जर्वेशन में डेवलपमेंट होता चला गया, हमें रेंज ऑफ थिंग्स मिलती चली गई। लंबा उसके बाद कहानी चली, मैजिशियंस ने इसको यूज किया। जो मैजिशियंस इसको यूज करते थे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को, उन्हें कहा जाता था इलेक्ट्रीशियंस। आजकल इलेक्ट्रीशियंस की डेफिनेशन बदल गई। पहले इलेक्ट्रीशियन की डेफिनेशन थी द मैजिशियंस हु यूज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स इन देयर मैजिक, और बड़ा फेमस होता था ये मैजिक, बड़ा पैसा इन लोगों ने कमाया इससे, और इसी के कारण इसका डेवलपमेंट हुआ। नई नई साइंटिफिक ट्रिक्स इजाद हुई ताकि मैजिक को और आगे बढ़ाया जा सके और ज्यादा पैसा कमाया जा सके। खैर, लेकिन किसी ने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ये होता कैसे है। कुछ लोगों का मानना था कि मैग्नेटिक इफेक्ट और ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ही बात है। बाद में विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने उनको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। उन्होंने कहा भाई दो अलग अलग बातें हैं। खैर, हम उसमें नहीं जाते, चलिए अगली बात पे आते हैं। तो पहली बात से तो हमें ये पता चला कि जो नामकरण इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया वो कहां से आया, तो वो एक लकड़ी के नाम पर बेस्ड है, एम्बर वुड के नाम पर बेस्ड है, वो वही चला आ रहा है। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट, फिलोसोफर, सब कुछ अमेरिका के फोर फादर जो हैं, डॉलर पे भी उनकी फोटो है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत रिसर्च की और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि कैसे कोई इलेक्ट्रिकल फिनोमेना एक्ट करता है, आखिर क्यों रब करने पर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती है, या इलेक्ट्रिक स्पार्क कैसे डेवलप होता है। तो उन्होंने ये माना, दोस्तों मैं कह रहा हूं माना, बाद में ये प्रूव हो गया कि उनका कॉन्सेप्ट गलत था, लेकिन उन्होंने जो समझाया वो काफी लॉजिकल था और वही नाम आज भी चल रहा है। तो उन्होंने ये माना कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सभी ऑब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी एक फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो ये फ्लूइड एक्साइट हो जाता है, लेकिन कोई भी दो को नहीं, दो सुटेबल ऑब्जेक्ट्स को रब करने पर ये फ्लूइड एक्साइट होता है और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी को, जो दो सुटेबल पेयर हैं, उनको आपस में रब किया गया। आप इसे रबर और कॉटन या फिर ग्लास, सिल्क, एम्बर वूल, जो आपको मानना है वो मान सकते हैं। जब इनको रब, अच्छा, दोनों में इलेक्ट्रिक फ्लूइड प्रेजेंट है ऑलरेडी अपने नेचुरल अमाउंट में, जितना उनके पास होना चाहिए। जिनमें ये फ्लूइड, इलेक्ट्रिक फ्लूइड नेचुरल अमाउंट में होता है, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडीज, वो न्यूट्रल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस फ्लूइड का नामकरण किया, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लूइड है, बेसिक फ्लूइड, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स होते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फ्लूइड as per Benjamin Franklin, which is contained by all the bodies in this world responsible for all the electric phenomena or electricity. दोनों में ये फ्लूइड है। जब हमने रब किया तो एक बॉडी से वो फ्लूइड निकलकर दूसरी बॉडी में चला गया। तो मान लीजिए ए से वो फ्लूइड निकलकर बी में चला गया। तो
जब ए से निकलकर फ्लूइड बी में गया तो ए में उस फ्लूइड की कमी हो गई, यानी किसकी कमी हो गई? इलेक्ट्रिक चार्ज की कमी हो गई। उस फ्लूइड को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। और बी में वो इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ गया, जितना नेचुरल अमाउंट होना था उससे ज्यादा हो गया, ए में जितना नेचुरल अमाउंट होना था उससे कम हो गया। तो रब करने से पहले दोनों में वो नेचुरल अमाउंट में था, यानी दोनों न्यूट्रल थे। जब हमने रब किया इन दोनों को तो ए से फ्लूइड निकल के बी में चला गया, यानी ए में फ्लूइड की कमी हो गई, इलेक्ट्रिक चार्ज की कमी हो गई, और बी में इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ गया। तो हम ए को, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ए को कहा नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और ऑफ कोर्स बी को कहा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। आप समझ गए होंगे कि उसका कहने का मतलब क्या था फ्रैंकलिन का, कि नेगेटिवली चार्ज मतलब नेचुरल अमाउंट में जितना इलेक्ट्रिक फ्लूइड यानी चार्ज होना चाहिए था उससे कम हो गया, और बी में नेचुरल अमाउंट में जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया एक्साइट होने के कारण। तो इस तरह से उन्होंने नामकरण किया कि कौन सी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, और कौन से ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब भाई ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा नेचुरली जब इसमें फ्लूइड की कमी हो गई और इसमें फ्लूइड बढ़ गया, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कम हो गया, इसमें बढ़ गया, तो ये वापस अपने नेचुरल स्टेट यानी न्यूट्रल स्टेट में आने के लिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। और जितना ज्यादा वेरिएशन होता है, जितना ज्यादा दोनों में फ्लूइड कम या ज्यादा होता है, यानी जितने ज्यादा ये चार्ज होते हैं उतना ज्यादा इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, ताकि ये एक दूसरे से फिर से कांटेक्ट में आए और उस फ्लूइड को रिडिस्ट्रीब्यूट करके फिर से न्यूट्रल हो जाए। यानी आप ऐसे मान सकते हैं कि एक्साइटमेंट में फ्लूइड एक से दूसरे में ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन जब जैसे ही वो नॉर्मल स्टेट में आए उनको समझ में आया कि अरे मेरे में तो फ्लूइड की कमी हो गई, अरे एक दूसरे को लगा मेरे में तो फ्लूइड बढ़ गया। अब फिर से नेचुरल या स्टेबल होने के लिए उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू किया, और अगर वो अट्रैक्ट होकर कांटेक्ट में आ गए ये दोनों वापस, तो फिर से दोनों में फ्लूइड बैलेंस हो जाएगा, यानी बी से जितना ए ने जितना फ्लूइड बी को दिया था वो वापस बी से ले लेगा, तो दोनों फिर से न्यूट्रल स्टेट में आ जाएंगे। ये उन्होंने समझाया कि इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और जितना ज्यादा चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव उतना ज्यादा अट्रैक्शन दोनों के बीच में होता है। जबकि नेगेटिवली नेगेटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिवली चार्ज नेगेटिव, और पॉजिटिव रिपेल करते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि उनका आपस में कोई बिजनेस नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं कि नेचर ने उनको एक नेचुरल एबिलिटी दे रखी है। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, अब अगर उसको नॉर्मल स्टेट में रखा जाए तो वो दर दर भटकती फिरेगी कि भाई साहब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज किसी को चाहिए क्या, और नेगेटिव चार्ज पूछती फिरेगी अरे भैया कोई चार्ज दे दो मेरे पास कभी है। तो ये तो वो कर नहीं सकते। तो नेचर ने उनको एक नेचुरल एबिलिटी दे दी। क्या दे दी? कि पॉजिटिव पहले ही अपने आप को रिपेल करेंगे, यानी उनको एक दूसरे का पता चल जाएगा कि दोनों के पास एक्सेस है तो हमारा आपस में कोई बिजनेस नहीं, तो वो रिपेल। नेगेटिव भी रिपेल, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नेचुरली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि भूखे को जैसे खाने की सुगंध अपने आप दूर से ही आ जाती है, कुछ इसी तरह का नेचुरल उनमें एक एबिलिटी नेचर ने दे दी, ताकि वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली बिजनेस कर सके और न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जा सके। तो इस तरह से नामकरण हुआ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और बॉडीज और पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज। एक और बात यहां पर जानने योग्य है कि अगर किसी भी चार्ज्ड बॉडी को, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, अगर उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए, सीधे अर्थ के कांटेक्ट में हो जाए, तो ये देखा गया कि वो बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है। यानी अगर नेगेटिवली चार्ज है, उसमें चार्ज की कमी है, तो अर्थ उसको अपने तरफ से चार्ज दे देती है और न्यूट्रलाइज कर देती है, और अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो अर्थ उससे पूरा एक्सेस चार्ज ले लेती है, फ्लूइड एक्सेस ले लेती है और उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग। आप जानते ही हैं अर्थिंग वायर होता है अलग से जो एक्सेस चार्ज को अर्थ कर देता है। अब ऐसा कैसे होता है? और अगर अर्थ नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लेती है किसी बॉडी से, तो अर्थ चार्ज क्यों नहीं होती? तो दोस्तों अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है और बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ऐसा बेंजामिन ने माना। तो माना क्या है?
बहुत बड़ा अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फ्लूइड भी बहुत बड़े अमाउंट में होगा, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो भी बहुत बड़े अमाउंट में होगा, जबकि हमारी बॉडीज के पास छोटे छोटे अमाउंट में होता है जो अर्थ पर प्रेजेंट है। तो आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि जो अर्थ है वो इलेक्ट्रिक फ्लूइड यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का एक समुद्र है, बहुत बड़ा अमाउंट में उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब दोस्तों, अगर आप समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लें या एक लोटा पानी डाल दें, बाल्टी, टंकी, जो भी आपको करना है, तो उससे समुद्र के अमाउंट में कोई खास वेरिएशन आप ये नहीं कहेंगे कि पानी कम हो गया या बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फ्लूइड कम हो गया या बढ़ गया। और इसीलिए अर्थ आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लूइड दे भी सकती है और ले भी सकती है, और अर्थ ना तो पॉजिटिवली चार्ज होती है और ना नेगेटिवली चार्ज होती है, क्योंकि उसके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो इतने लार्ज अमाउंट में है कि उसके कंपैरिजन में ये छोटे मोटे ट्रांजैक्शन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अर्थ हमेशा न्यूट्रल होती है और बिजनेस सभी के साथ करती है, दे भी सकती है इलेक्ट्रिक चार्ज और ले भी सकती है, और तब तक देती है लेती है जब तक बॉडी न्यूट्रलाइज ना हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको उस बॉडी को अर्थ से कंडक्टिंग वायर की हेल्प से या डायरेक्टली कांटेक्ट में लाना होता है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग जो उन्होंने समझाया। एक और तीसरा कॉन्सेप्ट, भाई ये तो पता चल गया पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट क्यों करते हैं, रिपेल क्यों करते हैं, एक नेचुरल एबिलिटी नेचर ने उनको दे रखी है ताकि वो एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सके। तीसरा अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थ चार्ज क्यों नहीं होती अगर वहां पे आप अर्थिंग करते हैं, तो उसका भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे दिया। और एक जो चौथी बात है वो ये है कि अच्छा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहां तक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने समझाया और इस तरह से चीजों का नामकरण हुआ। तो ये हुआ भैया आपका नामकरण संस्कार। अच्छा, एक और इसमें ऐड कर दूं मैं, ये ऑब्जर्व हो गया, ये तो पहले ही ऑब्जर्व हो गया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लूइड है ये सॉलिड के थ्रू फ्लो कर सकता है, तभी तो सबके थ्रू फ्लो करता है, ये तो उन्होंने बोल ही दिया। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉरी सॉलिड में होता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू ये इलेक्ट्रिक फ्लूइड फ्लो कर सकता है, उनके थ्रू पास हो सकता है, वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लूइड को अपने थ्रू पास होने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को, जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता तो है, होता सब में है, लेकिन वो अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने के लिए, पास होने के लिए अलाउ नहीं करते। आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि पानी की बाल्टी है, उसमें पानी भरा है, टंकी है, उसमें पानी भरा है, तालाब है, उसमें पानी भरा है, गड्ढा है, उसमें पानी भरा है। लेकिन क्या पानी सब में भरा है, फ्लूइड सब में भरा है, लेकिन क्या ये फ्लूइड के फ्लो को अलाउ करते हैं? ये अलाउ करते हैं फ्लूइड फ्लो हो जाए उनके थ्रू? क्या तालाब फ्लूइड के फ्लो को अलाउ करता है कि वहां से निकल के दूसरे शहर में चले जाए? या गड्ढा फ्लूइड? नहीं, ये अलाउ नहीं करते। जबकि दूसरी तरफ है, रिवर है या फिर नालियां है, तो नाली या रिवर में भी वही फ्लूइड है, बट दे अलाउ द फ्लूइड टू पास थ्रू देम, वो फ्लूइड के फ्लो को अलाउ करते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फ्लूइड के फ्लो को अपने में से पास होने के लिए अलाउ करते हैं, फ्लूइड को फ्लो होने देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फ्लूइड को अपने में से पास होने के लिए अलाउ नहीं करते। इसके बेस पर दो तरह के एलिमेंट्स दुनिया में डिफाइन किए गए, एक को कहा गया इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और दूसरों को कहा गया इंसुलेटर्स। नाम से ही समझ में आता है, कंडक्टर्स का मतलब होता है समथिंग विच थ्रू विच यू कैन फ्लो, और इंसुलेटर का मतलब है जो इंसुलेट कर दे, यानी आइसोलेट कर दे, जो आपको कन्फाइन कर दे एक ही जगह पर और आपको फ्लो होने के लिए, यहां से वहां जाने के लिए अलाउ ना करे। तो पानी तो तालाब में भी भरा है और नदी में भी भरा है, वो इलेक्ट्रिक फ्लूइड दोनों में है, लेकिन नदी अलाउ करती है फ्लो होने के लिए, तालाब अलाउ नहीं करता। तो तालाब हो गया इंसुलेटर, नदी हो गई कंडक्टर पानी के लिए। वैसे ही सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है, उनमें जो इलेक्ट्रिक फ्लूइड यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने के लिए अलाउ करेगा वो है कंडक्टर, जो नहीं करेगा वो है इंसुलेटर। तो ये भी डिफाइन हो गया कि भाई किसको कंडक्टर, ऑफ कोर्स ये तो आप जानते ही सारे मेटल्स कंडक्टर है,
और जो कागज है और रुई है और दुनिया भर की लकड़ी है, ये सब इंसुलेटर, इसमें तो ये बचपन में ही आप जान चुके हैं। ये भी जानते हैं, लेकिन एक नामकरण के लिए हमने बताया। तो ये हुआ नामकरण संस्कार संपन्न। आज भी दोस्तों यही नाम चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी जो पुराना एम्बर की वुड से जनरेट हुआ। लेकिन एटम की डिस्कवरी के साथ ही ये पता चल गया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का कॉन्सेप्ट लॉजिकल तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज किसी किस्म का फ्लूइड नहीं है, बल्कि कुछ पार्टिकल्स हैं। 1899 में जब जे थॉमसन ने एक्सीडेंटली इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, बाद में नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, बाद में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई, उससे ये सारी बातें रिवील हो गई और इलेक्ट्रिसिटी का एक ये थ्योरी तो पुरानी थ्योरी जो है उसको डंप किया गया और एक मॉडर्न थ्योरी प्रेजेंट की गई जो अब हम पढ़ते हैं। मॉडर्न थ्योरी का ओरिजिन क्या है उस पर हम आते हैं, मॉडर्न थ्योरी को थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों आपका नामकरण संस्कार हुआ संपन्न। अब आते हैं मॉडर्न थ्योरी पर कि मॉडर्न थ्योरी क्या है। तो दोस्तों जब ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स नहीं था, यानी यूनिवर्स जो हम देख रहे हैं, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, हम आप, पूरे एटम्स, ये वो, ये कुछ भी नहीं था शुरुआत में। ये पूरा यूनिवर्स एक 3 डायमेंशनल स्पेस था, कुछ भी नहीं, 3 डायमेंशनल स्पेस, नथिंग, हवा भी नहीं, कुछ भी नहीं। और इस पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में एक एनर्जी परवेडेड थी पूरे यूनिवर्स में, उसे हम कह देते हैं प्रिमिटिव एनर्जी, प्राइम एनर्जी, आदि शक्ति। ये प्रिमिटिव एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कन्फाइन होना शुरू हो गई और कन्फाइन होते होते करोड़ों अरबों साल में एक पिन पॉइंट पर समा गई। जी हाँ, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी एक पिन के पॉइंट के बराबर डायमेंशन में समा गई। इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ कि एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, एक ब्लास्ट, और उसी जबरदस्त ब्लास्ट को कहा जाता है बिग बैंग। दोस्तों कहीं पर भी अगर आपने प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो एनर्जी रिलीज होने के लिए ब्लास्ट का सहारा लेती है। जैसे अगर आपने प्रेशर कुकर में सीटी हटा के उसकी जगह उसको किसी चीज से होल्ड कर दिया और प्रेशर बढ़ाते गए यानी हीट बढ़ाते गए, तो अपने आप थोड़ी देर के बाद प्रेशर कुकर फट जाएगा। फटने का मतलब यह है कि उसने क्या किया, एनर्जी को रिलीज करने के लिए ब्लास्ट का सहारा लिया। यही प्रिंसिपल है बम का, जो हम बम फोड़ते रहते हैं दिवाली में, बारूद को ठूस ठूस के भर देते हैं, बहुत प्रेशराइज कर देते हैं और एक छोटी सी चिंगारी भी एक जबरदस्त ब्लास्ट को प्रोड्यूस करती है ताकि एनर्जी, जो हीट एनर्जी सडनली जनरेट हुई है, वो रिलीज हो सके, और साउंड एनर्जी भी जनरेट करता है। तो जब पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी एक पिन पॉइंट पे समाकर ब्लास्ट हुई, तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो ब्लास्ट कितना बड़ा होगा, उसे कहते हैं बिग बैंग। बिग बैंग ने वो सुटेबल कंडीशंस क्रिएट की जिसके कारण एनर्जी का कन्वर्जन मैटर में होना शुरू हो गया। कौन सी इक्वेशन से? E इज इक्वल टू mc²। आइंस्टाइन ने लगभग 115 साल पहले ये बता दिया था कि एनर्जी और मास असल में इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब एक ही चीज के दो रूप हैं। असल में वो दोनों एक ही हैं, अलग अलग रूपों में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, बस असल में दोनों एक ही हैं, यानी इंटरकन्वर्टिबल है। एनर्जी ही मास है और मास ही एनर्जी है, इंटरकन्वर्टिबल है। सुटेबल कंडीशन आई तो इंटरकन्वर्ट किया जा सकता है। जी हाँ, यानी ये लाइट को मैं पकड़ूं, ये लाइट क्या है, एनर्जी, या फिर मेरे गले से साउंड निकल रहा है वो एनर्जी है, आपने पकड़ा, कुड़ुम कुड़ुम किया और एटम बना दिया। ऐसे नहीं, एनर्जी का कन्वर्जन मैटर में हो तो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि पकड़ के कुड़ुम कुड़ुम करके आपने एटम बना दिया। उसके लिए जो सुटेबल कंडीशंस है वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। एक कंडीशन जो उस समय मिली हमको, जब एनर्जी का कन्वर्सन मैटर में हुआ, ये मिली बिग बैंग के समय। तो
जब एनर्जी का कन्वर्जन मैटर में हुआ तो कुछ पार्टिकल बने, मैटर पार्टिकल्स बने। तो उसमें जो पहला पार्टिकल बना वो था इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो आप और हम जानते हैं। और इसके साथ ही कुछ और पार्टिकल्स बने जिन्हें कहा गया क्वैक्स। ये क्वैक्स जो है दोस्तों हमारे कोर्स के बियॉन्ड है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल मैं आपको देना चाहूंगा, बिल्कुल 2 मिनट दूंगा बस। तो दोस्तों सबसे पहले जब बिग बैंग हुआ, कन्वर्जन हुआ एनर्जी का मैटर में, तो इलेक्ट्रॉन बना और इलेक्ट्रॉन के साथ ही कुछ और पार्टिकल्स बने क्वैक्स। ये देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वैक्स, जिनमें से 2 हमारे काम के हैं, तो मैं बस वो 2 ही लिख रहा हूं। तो जो 2 क्वैक्स हमारे काम के हैं 2/3e और -1/3। इसके अलावा -2/3e + 1/3 ऐसे कई 6 किस्म के। और दूसरी तरफ बना इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते हैं। इन क्वैक्स के डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होने से कुछ और पार्टिकल्स बने। देखते हैं, मान लो इसको मैं कह देता हूं x और इसको कह देता हूं y। तो जब x + y + y ये कंबाइन हुए तो देख लीजिए आप 2/3e x + y + y, यानी 2/3e + -1/3e + -1/3e। जरा ऐड करके देख लीजिए कितना आएगा 0। यहां e जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं आता हूं चार्ज होता क्या है, बस अभी तो e एक रिप्रेजेंटेशन। तो एक ऐसा पार्टिकल बना x x y के कॉम्बिनेशन से जिसके पास नेट चार्ज 0 था, जिसे नाम दिया गया न्यूट्रॉन। और जब x + y + y कंबाइन हुए, यानी एक ये और 2 ये, तो क्या मिला 2/3e + -1/3e + -1/3e। ऐड करके देख लीजिए आपको मिलता, सॉरी ये तो सेम हो गया, x + x + y, यानी 2/3e + 2/3e + -1/3। कंबाइन करके देखेंगे तो आपको मिलेगा +e, यानी एक ऐसा पार्टिकल बना जिसका चार्ज +e था, जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e था। यानी इस पार्टिकल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बिल्कुल बराबर था, लेकिन अपोजिट था। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव था। ऑफ कोर्स आप जानते हैं ये पार्टिकल है प्रोटॉन। तो दोस्तों बिग बैंग से इलेक्ट्रॉन का जन्म सीधे हुआ, ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल के तौर पर इसका जन्म हुआ। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन फर्दर ब्रेकेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जन्म सीधे बिग बैंग से हुआ है, ये नेचर का एलिमेंट्री पार्टिकल है, इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सीधे बिग बैंग से नहीं आए हैं, ये कुछ दूसरे पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, इसीलिए इन्हें ब्रेक किया जा सकता है अपने कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स में वापस सूटेबल कंडीशंस बना दी जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ब्रेकेबल है, इलेक्ट्रॉन ब्रेकेबल नहीं है। तो यहां पर हमारे और भी पार्टिकल्स बने, लेकिन हमको उनसे लेना देना नहीं है। इनके वेरियस कॉम्बिनेशन से और भी पार्टिकल्स बने। वो पार्टिकल फिजिक्स बहुत हायर ऑर्डर फिजिक्स है, उसमें देखा जाता है। लेकिन हमारे काम के तो ये 3 ही हैं, और टू बी स्पेसिफिक ये 3 नहीं है, 2 है। तो हमारे जो 2 हीरो हैं उसमें एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को अभी हम साइड में रख देते हैं, उससे अभी हमको लेना देना नहीं। अब दोस्तों जन्म से ही, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इन दोनों पार्टिकल में 2 बड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज थी। उसमें पहली प्रॉपर्टी थी मास। इन दोनों पार्टिकल के पास कुछ ऐसा था जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करते थे। वो न्यूट्रॉन के पास भी था और बाकी सबके पास था, जिस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया मास। ये वही प्रॉपर्टी जिसके कारण हम हैवी फील करते हैं और पूरी दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ये मास आया कहां से, ये कोई नहीं जानता। हाँ, अभी रिसेंट रिसर्च के अनुसार हिग्स बोसॉन नाम का एक पार्टिकल है जो सभी बॉडीज को मास प्रोवाइड करने का काम करता है, लेकिन वो थ्योरी को समझना हमारे स्कोप के बियॉन्ड है। हिग्स बोसॉन को द गॉड पार्टिकल के नाम से फेमस हुआ था आज से लगभग 7, 8, 10 साल पहले।
काफी फेमस पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन को एक और बात बता दूं, जो बोसॉन शब्द है वो बोस शब्द से आया है, एसएन बोस के सम्मान में। सत्यनारायण बोस उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसके बेस पर ही हिग्स बोसॉन पार्टिकल डिस्कवर हुआ है। तो दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। तो इनमें जन्म से दो प्रॉपर्टी थी, एक था मास, वो तो हम जानते ही हैं, ग्रेविटेशन, और एक दूसरी प्रॉपर्टी थी दोस्तों इनमें राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जन्म से। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को रिपेल करते थे, ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते थे, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। क्यों करते थे वो नहीं पता, लेकिन हमको बस इतना पता है कि करते थे राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, प्रोटॉन रिपल्शन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन होता है, उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक वैसे ही जैसे जिस प्रॉपर्टी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दो बॉडीज के बीच में, उसको नाम दिया गया मास, वैसे ही दो बॉडीज के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में जिस प्रॉपर्टी के कारण ये फोर्स लगता है अट्रैक्शन या रिपल्शन का, उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। और ऑफ कोर्स दो किस्म के पार्टिकल हैं, यानी जन्म हुआ दो किस्म के अलग अलग इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहले ही पॉजिटिव और नेगेटिव को फेमस कर दिया था, इसीलिए इनको भी उन्हीं नाम से पुकारा गया, और प्रोटॉन को कहा गया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन को कहा गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। उल्टा भी किया जा सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नामकरण करना था, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव बोलना था, क्योंकि यहाँ फ्लूइड वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसके पास ज्यादा है इसके पास कम है। यहाँ तो बस आपको एक कन्वेंशनल नाम देने हैं, आगे जाके देखिए। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ये जो प्रॉपर्टी थी जिसके कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते थे, ये किस प्रॉपर्टी के कारण करते थे? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। और जो फोर्स उनके बीच में लगता था, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण जो फोर्स पार्टिकल्स के बीच में लगता है, उसे नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएम फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसका दूसरा नाम इलेक्ट्रिकल फोर्स, तीसरा नाम कूलम्स फोर्स। इस पूरी यूनिट का छोड़िए, मेरे ख्याल से तो हाँ, अगली 5 यूनिट का एक लौता सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। कूलम्स लॉ से हम उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे आगे जाके। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दे यूज्ड टू अप्लाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर। क्या ओरिजिन है हमें नहीं पता, हमने सिर्फ नामकरण किया है। जे थॉमसन ने मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो बताया, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जब मास पता चला तो चार्ज भी पता चला। तो जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं तो उसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या है? तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वह है -1.6 × 10⁻19 कूलम। 10th में आप जानते हैं चार्ज की यूनिट कूलम होती है। और प्रोटॉन के पास ठीक उतना ही, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम। दोनों के पास बिल्कुल आइडेंटिकल चार्ज है। शुरुआती जन्म में दोनों के पास जो प्रॉपर्टी थी अट्रैक्टिव, वो बिल्कुल बराबर थी, यानी प्रोटॉन जितना रिपेल करते थे, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही रिपेल करते थे, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी उतना ही अट्रैक्ट करते थे, ऐसा नहीं था। अच्छा, मैथमेटिकली अगर हम जाएं तो साफ बात है, +1.6 इज मोर देन -1.6, मोर देन 0 लेस देन 0, सही बात है। लेकिन क्या ऐसा है? क्या प्रोटॉन का चार्ज मोर देन 0 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेस देन 0 होगा? लेस देन 0 जैसे तो ये चार्ज पे एक प्रॉपर्टी है, लेस देन 0 जैसी तो कोई चीज उसमें नहीं होती। तो फिर ये समझ लें कि ये सिर्फ कन्वेंशनल सिंबल्स हैं, इनका मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है प्लस का मतलब और ये माइनस का कि भाई ये प्रोटॉन का चार्ज बड़ा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज छोटा है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये बताने के लिए कि दो अलग अलग किस्म के चार्ज होते हैं, और इन चार्ज में एक खास बात ये होती है कि जब ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली कैंसल आउट कर देते हैं, एनाहिलेट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अगर +2 और -2 कॉम्बिनेशन में आ गए तो बन जाएगा 0। बस यही बताने के लिए एक को प्लस और एक को माइनस कहा गया है कि ये एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होते हैं, और
कॉम्बिनेशन में आने पर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेस देन जीरो है और ये मोर देन जीरो है। इसे सिंपली कन्वेंशनल नेमिंग के तौर पे आप ले सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो ये है ओरिजिन ऑफ चार्ज। और ऑफ कोर्स एक और बात यहां पर हम ऐड कर लें कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास मास था, तो वो मास था 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। आपको ये यूज होता रहेगा। और प्रोटॉन का जो मास था वो था 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। दिस इज, और अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रॉन का भी इतना ही मास है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह लगाएंगे। लेकिन आप अगर गौर करें इन दोनों को, तो ये काफी हैवी है, 10⁻27 और यह 10⁻31। So the mass of proton is quite larger as compared to mass of electron. Exact अगर हम जाएं तो mass of proton is 1836 times larger than mass of electron. अगर इलेक्ट्रॉन 1 किलो का है तो प्रोटॉन 1836 किलो का है, 1836 किलो का, 1836 किलो का है अगर इलेक्ट्रॉन 1 किलो का। हाँ, दोनों में चार्ज बराबर है, लेकिन मास में बहुत बड़ा अंतर है। प्रोटॉन बहुत हैवी होता है और इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट होता है कंपैरेटिवली। नेचर का सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इससे हल्का पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। दोस्तों, मैं एक थोड़ा साइड हट रहा हूं अभी टॉपिक से, और एक और बात आपको बताना चाहूंगा। जब भी एक पार्टिकल बिग बैंग से बना तो वो पार्टिकल अकेला पैदा नहीं हुआ, हमेशा उस पार्टिकल की एक मिरर इमेज उसके साथ साइमल्टेनियसली पैदा हुई। उस मिरर इमेज का सब कुछ उस पार्टिकल के साथ आइडेंटिकल होता था, बस नेचर अपोजिट होता था। और जब उस मिरर इमेज को नाम दिया गया एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल क्यों कहते हैं उसको? जितने भी पार्टिकल पैदा हुए उनके साथ उनके एंटी पार्टिकल भी साइमल्टेनियसली पैदा हुए। क्वैक्स पैदा हुए, जितने टाइप के क्वैक्स, तो उनके एंटी क्वैक्स भी पैदा हुए। इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ तो साइमल्टेनियसली उसके साथ पैदा हुआ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू इलेक्ट्रॉन है, बस अंतर इतना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है तो पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगेन आई एम सेइंग नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब मैथमेटिकली कम ज्यादा नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब दोनों के चार्ज के नेचर में अंतर है, दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज कैरी करते हैं। और यही है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। यानी चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम। तो जब एनर्जी से बिग बैंग हुआ तो एनर्जी का कितना चार्ज होता है भाई साहब? एनर्जी के पास तो कोई चार्ज नहीं होता। तो फिर जब एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बना तो इलेक्ट्रॉन के पास तो चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। तो ये तो चार्ज कंजर्वेशन के अगेंस्ट है, चार्ज कैन नाइदर बी। तो ये अकेला पैदा नहीं हुआ, इसके साथ ही इसका एंटी पार्टिकल पैदा हुआ पॉजिट्रॉन। ठीक इसी तरह से जो भी क्वैक बना उसका साथ ही साथ एंटी क्वैक भी बना। जैसे अगर 2/3e बना तो उसके साथ ही पैदा हुआ -2/3e, जो 2/3e का एंटी पार्टिकल था। इसको कहेंगे अप तो इसको कहेंगे डाउन। ठीक है, जो क्वैक्स है उनके नाम है अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम। वो एंटी पार्टिकल, टॉप पार्टिकल है तो बॉटम उसका एंटी पार्टिकल। इस तरह से नाम, खैर उसमें नहीं जाते हम, इस पर आते। तो एनर्जी से जब बिग बैंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन बना तो अकेला नहीं बना, साथ में बना उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। और ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकती है दोस्तों। यानी अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिट्रॉन के साथ कंबाइन कर दिया किसी तरीके से, किसी पार्टिकल को उसके एंटी पार्टिकल के साथ एसोसिएट कर दिया, तो ये बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के नेचुरली अपने प्रिमिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे।
नेचुरल तरीके से। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पार्टिकल हो, उसका एंटी पार्टिकल उसको मिला, अट्रैक्ट तो वो नेचुरली होंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, और जैसे ही कंबाइन हुए तो अनाइलेट हो जाएंगे और कंप्लीटली एनर्जी में फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी प्लस माइनस मिला के जीरो, और जीरो इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो जो पहली प्रोसेस है फॉरवर्ड प्रोसेस, इसे कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। जब एनर्जी से पार्टिकल, और अब आप समझ गए होंगे कि एंटी पार्टिकल क्यों कहते हैं। एंटी पार्टिकल मतलब जो ऐसा पार्टिकल जो इस पार्टिकल के पार्टिकल होने के बिहेवियर को खत्म कर दे, वापस उसको काय में कन्वर्ट कर दे, उसके प्रिमिटिव फॉर्म यानी एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, इसलिए इसको कहते हैं एंटी पार्टिकल, और बाकियों को भी। तो जो फॉरवर्ड प्रोसेस है इसे कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन। और जो बैकवर्ड प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है, इसे कहते हैं एनाहिलेशन। एनाहिलेशन किसका? पार्टिकल का। तो जब पार्टिकल को एंटी पार्टिकल से कंबाइन करेंगे तो पार्टिकल कंप्लीटली एनाहिलेट होकर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट वे टू गेट एनर्जी। लेकिन अभी हमारे पास ये साइंस नहीं है कि हम एंटी पार्टिकल को कंट्रोल कर सकें, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए हम इस तरीके से एनर्जी का डेवलपमेंट फिलहाल में नहीं कर सकते। अदरवाइज दुनिया में जितना भी कचरा है, इतना ज्यादा कचरा है दुनिया में, अगर हम एंटी पार्टिकल की साइंस को कंट्रोल, एंटी पार्टिकल को कंट्रोल कर सकें तो दोस्तों उस कचरे से हम इतनी एनर्जी बना लेंगे कि अरबों सालों तक हम अगर एक्सेस अमाउंट में एनर्जी का यूज करें तो भी वो खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि पार्टिकल एंटी पार्टिकल मिला, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलेगी। तो ये आप जिसको कहते हैं कार्बन और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और फलाना हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा और ये, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अर्थ बहुत फ्रेश हो जाएगी और आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी भी मिलती चली जाएगी। यानी दुनिया का सबसे बड़ा खर्चा आपका क्या है? एनर्जी पर खर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, आपका पेट्रोल, डीजल, फ्लूइड, ये जितना भी है, मोटर चलाना, ये करना, सबके लिए आपको क्या, ऑटोमोबाइल के लिए, सबके लिए आपको लग रही है एनर्जी, इसके लिए आप पैसा खर्चा करते हैं। वो बहुत सस्ता अगर हो गया या फ्री हो गया लगभग, तो आपकी लाइफस्टाइल कितनी आसान हो जाएगी, दैट यू कैन इमेजिन। और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत आसान हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको यूज नहीं कर सकते। दिस इज द साइंस ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर में डेफिनेटली इसी से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। फिलहाल हमें पेट्रोल, डीजल और थोड़ा बहुत न्यूक्लियर एनर्जी पर ही से ही काम चलाना। ये जो है ये आगे भी यूज होने वाला है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल थ्योरी, इसलिए मैंने बताया। चलिए अब ओरिजिनल टॉपिक पर वापस आए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने, उनमें जन्म से ही कुछ प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज का नामकरण किया गया। दो फोर्स अब तक हमने देखे, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों नेचर के फंडामेंटल फोर्स हैं। इसी के कारण ये शुरू से है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिग बैंग के पहले से ग्रेविटेशन है और उसके बाद भी ग्रेविटेशन है और प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो उसके कारण डेवलप हुआ है, और इन्हें नेचर के फंडामेंटल फोर्स कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर फोकस करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, यही है जिसके कारण पहला एटम बना, ऑफ कोर्स आप जानते हैं। और इन एटम्स के कॉम्बिनेशन से ही वेरियस एटम्स या मॉलिक्यूल्स बने। न्यूक्लियस के कॉम्बिनेशन से बड़े न्यूक्लियस बने और एटम्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बने, जो किस फोर्स के कारण? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण। अच्छा, HHO कंबाइन होकर H2O क्यों बनाया? कौन से फोर्स के कारण? आप उसे कहेंगे इंटर एटमिक फोर्स के कारण। या दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल बनते हैं वो क्यों बनते हैं? तो आप कहेंगे इंटर एटमिक फोर्स। इंटर एटमिक फोर्स असल में लगता किन के बीच में है? चार्जेस के बीच में। तो असल में वो कौन सा फोर्स है? वो फोर्स असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण एटम बना। इन दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो एटम नहीं बनता। उसके बाद एटम्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बने, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण। उसके बाद एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आने के लिए मजबूर हुए। जब जो इंटर एटमिक फोर्स है वो बहुत लार्ज होता है तो सॉलिड, जब वो कंपैरेटिवली थोड़ा वीक होता है तो लिक्विड, और जब वो बहुत वीक होता है तो गैस, यानी तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर। वो भी किसके कारण है? इंटर एटमिक या इंटरमॉलिक्यूलर, और इंटर एटमिक या इंटरमॉलिक्यूलर किसके कारण है? या वो कौन सा फोर्स है असल में? वो असल में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अंदर जो चार्ज है एटम में, उसी के कारण। यानी ये पूरी दुनिया बनी
एटम बने, मॉलिक्यूल बने, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट बने, आप बने, हम बने, पूरा यूनिवर्स बना, किस फोर्स के कारण? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर ये नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बन जाते और पूरी दुनिया में यहाँ वहां घूमते रहते, क्योंकि एटम तो बनता ही नहीं। यानी इस पूरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही यहाँ वहां घूमते रहते और कुछ नहीं होता। तो हमारी जो पूरी दुनिया बनी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण बनी। इंटर एटमिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये मेरी इंक जो यहाँ पर चल रही है मेरे व्हाइट बोर्ड पर, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, जिसके कारण मैं यहाँ लिख पा रहा हूं। क्योंकि जो बोर्ड है उसके मॉलिक्यूल और इंक के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है जिसके कारण ये चिपक गए, वो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। जो ग्लू होती हैं दो चीजें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण होती है। नहीं होती तो वो भी वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कि मान लीजिए कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स होता है, ये आपने स्टडी किया है 11th क्लास में। कोहेसिव मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इंटर एटॉमिक फोर्स। एडहेसिव मतलब अलग अलग किस्म के मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहाँ एडहेसिव फोर्स ज्यादा है इसलिए इंक चिपक गई। अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता इंक का तो इंक नहीं चिपकती। यानी इन सब के पीछे भी कौन है? इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर। उसके पीछे कौन है? वो असल में कौन है? उसके पीछे तो नहीं, असल में वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।